हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओनली प्रैक्टिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को अरिहंत पब्लिकेशन बुक की भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था चैप्टर के कुल 70 प्रश्नों में से 35 प्रश्नों के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और शेष 35 प्रश्न अगले वीडियो में आप सबको मिल जाएगा। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और पढ़ने में आसानी हो। इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए हुए हैं। हम उन व्याख्या को भी पढ़ते और समझते चलेंगे। और दोस्तों, इस बुक को पूरा खत्म करने के बाद घटना चक्र के सभी विषयों की प्रैक्टिस सेट भी कराई जाएगी। इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन देखते हैं। कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार, ये सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। चलिए उत्तर की व्याख्या देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन एवं भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार को माना जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन सेवाओं को उन्नत करके ही ग्रामीण विकास की संकल्पना को सार्थक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है। ऑप्शन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, सिकंदर बख्त, लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यह चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा भी है। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1947 में कृषि की प्रासंगिकता को समझते हुए कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। कृषि कार्य के लिए विशेष मौसम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए मौसम के अनुरूप ही कृषि कार्य का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में रोजगार करने में कृषि का कितना योगदान है। ऑप्शन देखते हैं। लगभग 35%, लगभग 47%, लगभग 57%, लगभग 65%। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, लगभग 57%। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान समय में भारत में 57% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि की यह मुख्यतः विशेषता है कि इस क्षेत्र में अधिक के लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, परंतु वास्तव में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या अधिक चुनौतीपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में संलग्न एक बहुत बड़ी जनसंख्या भले ही रोजगार की श्रेणी के अंतर्गत आती है, परंतु उत्पादन कार्य में इनकी भूमिका शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से उद्योग कृषि आधारित हैं। ऑप्शन देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग, ये सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग एवं रेशम उद्योग मुख्य रूप से कृषि आधारित होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, चीनी उद्योग के लिए गन्ना एवं रेशम उद्योग के लिए रेशम कीट का पालन कृषि कार्य द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग कितना है। ऑप्शन देखते हैं। 32%, 34%, 36.8% और 42.7%। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 36.8%। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 36.8% है। इसके अंतर्गत कच्चे एवं तैयार माल दोनों को शामिल किया जाता है, जो कृषि उत्पाद के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। उत्पादन में अनिश्चितता, निम्न उत्पादकता, अल्प व छिपी बेरोजगारी, सीमित लोगों की भूमिका। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, सीमित लोगों की भूमिका। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। उत्पादन में अनिश्चितता, निम्न उत्पादकता एवं अल्प व छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता है। इसमें सीमित नहीं बल्कि असीमित लोगों की संलग्नता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
कृषि में निम्न उत्पादन के सामान्य कारण है: अपर्याप्त एवं वित्त विपणन सेवाएं, निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ा होना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं, निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का संलग्न रहना, कृषि में निम्न उत्पादन के सामान्य कारण है, जबकि अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं एवं तकनीकी पिछड़ापन कृषि में निम्न उत्पादन का तकनीकी कारण माना जाता है। भारत में ये दोनों ही समस्याएं अधिक चुनौतीपूर्ण एवं गंभीर हैं। अगले प्रश्न पर जाते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कृषि में निम्न उत्पादन का तकनीकी कारण नहीं है: अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, तकनीकी का पिछड़ापन, पर्याप्त वित्त एवं विपणन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, पर्याप्त वित्त एवं विपणन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना हेक्टेयर है? ऑप्शन देखते हैं। 1.6 हेक्टेयर, 2.4 हेक्टेयर, 3.6 हेक्टेयर, 5.2 हेक्टेयर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, 1.6 हेक्टेयर। उत्तर की व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार प्रति व्यक्ति केवल 1.6 हेक्टेयर है, जो विश्व में बहुत कम है। पारिवारिक विवादों के कारण भाइयों के मध्य भूखंड का निरंतर विभाजन होता जाता है, इसलिए भारत में जोतों के आकार के छोटे होने के पीछे इसे एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। पारिवारिक कारणों के अलावा और भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में जोतों का आकार छोटा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जोतों के आकार का छोटा होने के मुख्य कारण है। ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, पारिवारिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी? ऑप्शन देखते हैं। 25%, 30%, 19% और 10%। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 19%। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में अधिकांश किसानों को आज भी सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर होना पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व 19% भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी, जो वर्तमान में बढ़कर 36% हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित है? ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 32%, ऑप्शन सी 36%, ऑप्शन डी 40%। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 36%। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। भारत का करीब 36% कृषि क्षेत्र सिंचित है। भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों के द्वारा की जाती है। नहरों के द्वारा की जाने वाली सिंचाई व्यवस्था सबसे अधिक उत्तर भारत के मैदानी भागों में विस्तृत है। भारतीय कृषि आज भी मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। भारत में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आगत है? बीज, सिंचाई, कृषि यंत्र, ये सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। बीज, सिंचाई, कृषि यंत्र, ये सभी कृषि आगत हैं। इसके अलावा उर्वरक को भी कृषि आगत की श्रेणी में रखा जाता है। कृषि आगत ऐसे साधन हैं जिसका उपयोग कृषि उत्पादन कार्यों में किया जाता है। इसके अभाव में कृषि कार्य को सफल बनाना संभव नहीं है। उन्नत बीज को विकसित करने हेतु 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1960, वर्ष 1963, वर्ष 1966, वर्ष 1969। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, वर्ष 1963। प्रश्न नंबर 15 का देखते हैं।
प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई? ऑप्शन ए रबी मौसम, ऑप्शन बी खरीफ मौसम, ऑप्शन सी जायद मौसम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, खरीफ मौसम। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। प्रायोगिक बीज फसल योजना खरीफ मौसम के साथ प्रारंभ हुई थी। खरीफ मौसम के दौरान चावल, मूंगफली, मूंग फसलों की बुआई की जाती है। इन फसलों की बुआई जुलाई अगस्त माह में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, वाराणसी, प्रयागराज, फरीदाबाद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, वाराणसी। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह केंद्र बीजों की गुणात्मकता हेतु रेफरल करता है एवं बीजों की गुणात्मकता की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहत सिंचाई योजना होती है 2000 हेक्टेयर या उससे कम, 20,000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। क्षमता के आधार पर सिंचाई योजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बृहत सिंचाई योजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूभाग की सिंचाई की जाती है। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर तक की भूमि सिंचित की जाती है। मध्यम सिंचाई योजना के तहत 2,000 हेक्टेयर से अधिक परंतु 10,000 हेक्टेयर से कम हेक्टेयर तक की भूमि सिंचित की जाती है। वर्तमान में देश में समूची सिंचाई क्षमता का अनुपात 89.4% है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में देश की समूची सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है? ऑप्शन देखते हैं। 86.1%, 87.2%, 88.3% और 89.4%। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, 89.4%। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन देखते हैं। बॉर्डर प्रणाली, चेक बेसिन, स्प्रिंगलर, सतही सिंचाई। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, सतही सिंचाई। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है दोस्तों, क्योंकि यह चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं, तब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में लगभग 90% क्षेत्र सतही सिंचाई द्वारा सिंचित किया जाता है। सतही सिंचाई का तात्पर्य भूजल द्वारा किए जाने वाले सिंचाई से है। भारत में नलकूपों एवं तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। मानसूनी निर्भरता के कारण भारत में सिंचाई के अन्य स्रोतों को विकसित किया गया है। भारत के बहुप्रचलित सिंचाई स्रोत ट्यूबवेल हैं। इसके माध्यम से करीब 45% भूमि पर सिंचाई की जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है ट्यूबवेल, तालाब, कुआं, नहर। तो भी हम लोगों ने ऊपर ही देखा है कि ये बहुप्रचलित सिंचाई स्रोत ट्यूबवेल है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, ट्यूबवेल। और ये चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा भी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो ऑप्शन ए स्प्रिंगलर प्रणाली, ऑप्शन बी ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन सी फरो प्रणाली और ऑप्शन डी चेक बेसिन प्रणाली। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, ड्रिप प्रणाली। और यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा हुआ है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप सिंचाई प्रणाली श्रेयस्कर है। इस प्रणाली की खोज सर्वप्रथम इजराइल में की गई थी। इसमें 75% तक जल की बचत होती है। इस प्रणाली में जल की मात्रा सीधे जड़ तक पहुंचती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रदेशों के लिए यह प्रणाली अधिक कारगर मानी जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? ऑप्शन देखते हैं। 6 संबंधी 3 संबंधी 1, 4 संबंधी 2 संबंधी 1, 4 संबंधी 3 संबंधी 1
और 4 संबंध है 2 संबंध है 2। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 4 संबंध है 2 संबंध है 1। और यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह भी चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का मानक अनुपात 4 संबंधी 2 संबंधी 1 है। इस अनुपात को कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में चयनात्मक या आंशिक यंत्रीकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, पांचवी। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं एक बार। भारत में चयनात्मक या आंशिक यंत्रीकरण की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर पर विशेष बल दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, इसकी गति मंद हो, पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो, दाना निकालने की गति अधिक हो। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, इसकी गति अधिक हो। क्योंकि जब थ्रेशर की गति अधिक रहेगी तो वह क्या करेगा, दानों को तोड़ देगा। इसलिए थ्रेशर की गति अधिक होने पर हमें नुकसान होता है। और यह भी चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके पहले इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। एक थ्रेशर द्वारा अनाजों का सर्वाधिक नुकसान उस समय होता है जब थ्रेशर की गति अधिक तीव्र होती है। तीव्र गति के कारण अनाज के दाने थ्रेशर के अंदर उच्च वायुदाब के कारण गति करने लगते हैं और थ्रेशर में संलग्न लोहे की प्लेट से कट जाते हैं। तत्पश्चात भूसे के साथ बाहर उड़ जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, श्रम एवं पशुपालन की बचत, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का विस्तार। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, उत्पादन लागत में वृद्धि। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। कृषि यंत्रीकरण के कारण श्रम एवं पशुधन की पर्याप्त बचत होती है, साथ ही उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इससे रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार होता है। इससे उत्पादन लागत में कमी होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1968, 1972, 1975, 1978। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, वर्ष 1975। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधित कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। गोवा एवं सिक्किम को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में इसकी शाखाएं स्थापित हैं। इसी तर्ज पर ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु बृहत स्तर पर वर्ष 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार आया? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक कृषि, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। हरित क्रांति के पश्चात कृषि एवं ग्रामीण विकास में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसमें खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता बढ़ी। वहीं कृषि के परंपरागत रूपों में बदलाव के साथ व्यावसायिक कृषि जैसे फल, कपास आदि का उत्पादन बढ़ने लगा। इतना ही नहीं, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी वृद्धि हुई। इसे वर्तमान में भी देखा जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर बहुफसली कार्यक्रम लागू है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 71%, ऑप्शन डी 80%। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 71%।
उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1966-67 में 36 लाख हेक्टेयर भूमि में बहुफसली कार्यक्रम को लागू किया गया था। वर्तमान में यह बहुफसली कार्यक्रम देश के 71% सिंचित भूमि पर लागू है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मृदा की उर्वरा शक्ति को नष्ट किए बिना भूमि में इकाई क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? थ्रेसर, हार्वेस्टर, बैलों के हल, ट्रैक्टर। तो इस प्रश्न को देखते ही, ऑप्शन को देखते ही हम लोगों को उत्तर पता चल गया। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, बैलों के हल, क्योंकि ये आधुनिक नहीं है, ये परंपरागत प्राचीन पद्धति है। देख लेते हैं इसके व्याख्या को भी। बैलों के हल आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है, बल्कि यह परंपरागत यंत्र है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में आधुनिकता आई है, जिससे नवीन कृषि यंत्रों का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है, जैसे थ्रेशर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बुलडोजर, पंपसेट आदि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, अनाज प्रसंस्करण, भंडारण करना, उपयुक्त सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में देश के 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगम को स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य कार्य कृषि उपकरणों व मशीनरी की पूर्ति तथा अनाज प्रसंस्करण तथा भंडारण को बढ़ावा देना है। यह निगम क्रय शक्ति के आधार पर ट्रैक्टर, पंपसेट जैसी महत्वपूर्ण मशीनरी का वितरण भी करती है। देश में कृषि सेवा केंद्रों की भी स्थापना की गई है, जो लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। भूमि संरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। वृक्षारोपण करना, पशुचारण को बढ़ावा देना, बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना, पड़ती भूमि को कृषि में बदलना। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, पशुचारण को बढ़ावा देना। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। पशुचारण को बढ़ावा देना भूमि संरक्षण की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। भूमि संरक्षण का मुख्य उद्देश्य बेकार तथा पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाना होता है। इसमें वृक्षारोपण भी सहायक साबित होता है। इतना ही नहीं, देश में मृदा परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। भूमि संरक्षण की व्यवस्था देश के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर लागू की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। यह प्रश्न लेखपाल 2008 में पूछा गया है। तो लुधियाना में, पंतनगर में, हिसार में, जबलपुर में। तो हमारा सबसे फेमस जो कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, ऑप्शन बी है, पंतनगर में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में 17 नवंबर 1960 को खोला गया है। पहले यह उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हो गया तो यह उत्तराखंड में चला गया। कृषि नीति के कृषि अनुसंधान से संबंधित कई अन्य संस्थाओं की स्थापना की गई है। वर्तमान में कृषि से संबंधित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए 8 कृषि विश्वविद्यालय, 39 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा मणिपुर में इम्फाल में प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोला गया है। देश में कृषि अनुसंधान हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है पंतनगर में, कानपुर में, लुधियाना में और पुदुचेरी में। यह भी लेखपाल 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी ही होगा, पुदुचेरी में। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। देश में कुल 527 कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना वर्ष 1973 में गठित डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर की गई।
यह केंद्र शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय होता है कृषि का यंत्रीकरण करना, कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना, उद्योगों द्वारा कृषि के लिए रसायनों का उत्पादन, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देना। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना। उत्तर की व्याख्या भी देख लेते हैं। कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय होता है कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना। यह संबंध प्राचीन समय से पाया जाता है। वर्तमान में प्रतिगामी संबंध भी मजबूत हुए हैं क्योंकि उद्योगों के द्वारा उत्पादित रसायनों, उर्वरकों तथा यंत्रों का उपयोग कृषि कार्य में हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, विशेष फसलों तक सीमित होना। ऑप्शन बी, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। ऑप्शन सी, पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा। ऑप्शन डी, श्रम विस्थापन की समस्या। तो हमारे इस अंतिम क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी होगा, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। उत्तर की व्याख्या भी देख लेते हैं। उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित प्रमुख समस्या नहीं है, बल्कि यह विशेषता एवं वह सुधार है। हरित क्रांति की प्रमुख समस्या इस प्रकार है: विशेष फसलों तक सीमित होना, क्षेत्रीय विषमता का बढ़ना, पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा, श्रम विस्थापन की समस्या, संस्थागत सुधार में कमी, आय विषमता आदि। तो दोस्तों, यह वीडियो का आखिरी प्रश्न था और अगले शेष 35 प्रश्न अगले वीडियो में आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।